फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं, किस तरह से प्रोसेस किए जाते हैं और किस तरह से उनका सेटलमेंट होता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। साथियों, हम इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? हम इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्लेम, जब क्लेम होगा उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी हमें सपोर्ट करेगी, एक पीस ऑफ माइंड हमको देगी। इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस परचेज करते हैं। तो क्लेम्स जो है वो जो क्लेम्स की पूरी प्रक्रिया है वो कितनी स्मूथ चलती है, उसी से डिसाइड करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। तो क्लेम्स, जैसा मैंने आपको बताया, एक पीस ऑफ माइंड के लिए दिया जाता है कि मुसीबत के वक्त जो है इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो क्लेम्स, एज ए जनरल रूल, क्लेम्स इनकर constitute the largest cost for any insurer. Out of every 100 that the insurer receives in premium, he is likely to pay out ₹65 or more to settle claims, with the balance of ₹35 being required for covering the other expenses such as commission, management expenses, etc. अब आप समझ सकते हैं कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ₹100 प्रीमियम के रूप में लेती है तो उसमें से ₹65 तो वो क्लेम्स के रूप में वापस कर देती है, बाकी 35 में उसका प्रॉफिट है, कमीशन है और मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ क्लेम इज ए नोटिफिकेशन टू एन इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्टिंग पेमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट अंडर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। सिंपल सी बात है, क्लेम एक नोटिफिकेशन है। आप इंश्योरेंस कंपनी को आप नोटिफाई करते हो, आप उनको सूचित करते हो कि ये मैटर हमारे साथ घटित हो चुका है। उसके बाद अगली जो कार्रवाई होती है, बट क्लेम्स यही है, जो आप नोटिफाई करते हो वही क्लेम है। बट हैपेंड व्हेन ए क्लेम अकर्स, जब क्लेम होता है तो क्या होता है? एन इंसिडेंट हैज अकर्ड एंड देयर इज ए फाइनेंशियल लॉस टू द इंश्योर्ड फॉर डेथ, bodily इंजरी। द इंश्योर्ड बिलीव्स दैट द contingency is covered by an insurance policy and checks his or her policy. जब कोई क्लेम आता है तो सबसे पहले इंश्योर्ड चेक करता है कि उसके पास कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें क्या कवरेज है, उसमें उसका क्लेम फॉल करेगा या नहीं करेगा। एग्जाम्पल, लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्लेम्स को समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन 1, मोटर इंश्योरेंस। द इंश्योर्ड इज ड्राइविंग डाउन द रोड, लॉसेस concentration and collides with an ongoing vehicle, the third party. By law, he is required to have third party insurance for injury to the person in the other vehicle if he or his driver can be proved negligent. The third party insurance will also provide cover for damage to the other vehicle. But then what about his own vehicle? In that case, he will need to check whether he has comprehensive cover which will insure the damage to his vehicle. मोटर इंश्योरेंस में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है ओडी इंश्योरेंस, ऑन डैमेज इंश्योरेंस, दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो जब भी इस तरह का कोई एक्सीडेंट होगा, आपकी गाड़ी जा रही है और दूसरी गाड़ी आ रही है, आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस दे रखा था। सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का था या फिर आपने अपनी गाड़ी में जो डैमेज होने वाला था उसको भी आपने कवर किया था। एक सिचुएशन और लेते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस की। द इंश्योर्ड हैज विजिटेड टू हिज ऑफिस, एन एम्प्लॉय हैज नेग्लिजेंटली लेफ्ट ए लार्ज बॉक्स इन द कॉरिडोर। Immediately around the corner, one of the visitor comes in and
trips over the box, fracturing her ankle. She believes that the insured is at fault and sues for damages. एक विजिटर आता है, इंश्योर्ड का जो एम्प्लॉय है उसने एक बड़ा सा बॉक्स कॉरिडोर पे रख दिया, उससे वो टकरा के अपना एंकल तोड़वा लेती है और उसे लगता है कि इंश्योर्ड का जो एम्प्लॉय है उसकी वजह से उसको ये नुकसान हुआ है, तो इसके लिए वो उसको, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसके लिए वो उसको कोर्ट में ले जा सकती है, लीगल सूट फाइल कर सकती है। तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस का पार्ट है। एक क्वेश्चन लेते हैं, राजेश कार कोलाइड विद अनदर कार एंड द अदर कार ड्राइवर इज इंजर्ड, हु विल पे फॉर द क्लेम ऑफ द अदर ड्राइवर। जो थर्ड पार्टी ड्राइवर है उस कहां से पेमेंट होगा उसको? राजेश विल पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, राजेश खुद अपनी पॉकेट से पे करेगा। द अदर ड्राइवर विल हैव टू पे ऑन हिज ओन फॉर द ट्रीटमेंट कॉस्ट एज ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेंस। या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल और राजेश इंश्योरेंस कंपनी। तो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल बनाया गया है इसी मकसद के लिए कि जहां पे थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज हो या थर्ड पार्टी का कोई लॉस हो, बॉडीली इंजरी हो या डेथ हो, उसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल इज ए करेक्ट आंसर। इनिशियल इंटीमेशन ऑफ क्लेम, जैसे कोई क्लेम होगा आप इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करोगे, क्या क्या बताओगे? पॉलिसी, डेट ऑफ क्लेम, कब क्लेम हुआ है, लोकेशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है क्लेम्स की आपकी, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, एक छोटा सा मतलब जो भी प्रॉपर्ली रिजर्व होगा उस क्लेम के अकॉर्डिंगली वो उसको पैसे को रिजर्व कर लेगी और जो वो लॉस पे करने वाली है फ्यूचर में उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है इसमें तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं मेन चीजें बताता हूं। इसमें एक बड़ा मेन पॉइंट होता है सेटिंग अप ऑफ क्लेम रिजर्व। अब जो क्लेम रिजर्व है उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक अमाउंट को रिजर्व करके रखती है। अब इसमें एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है। एक बार इंश्योरेंस कंपनी के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ गई तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी एग्जामिन करती है, इस बात को देखती है कि क्लेम इज कवर अंडर द पॉलिसी, क्या इस पॉलिसी के अंदर जो क्लेम लॉन्च किया गया है वो कवर करता है या नहीं करता है, फॉल करता है नहीं करता है। पहले जी पॉलिसी कंडीशन हैव बीन कंप्लाइड विद, जो पॉलिसी कंडीशंस हैं वो क्या प्रॉपर्ली फॉलो की गई हैं या नहीं की गई हैं, इस चीज को देखेगा। वेदर द अमाउंट क्लेम फॉर इज विद इन पॉलिसी सम एश्योर्ड और लिमिट, कोई अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी पे कोई लिमिट दी गई है, कोई सम एश्योर्ड दिया गया है, क्या उससे कम उससे ज्यादा तो नहीं है ये अमाउंट, ये चीज को चेक करेगा। दिस में इन्वॉल्व एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट इन फील्ड रिलेटेड टू द क्लेम। अब इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, कंसीडर करने के लिए उसे कुछ एजेंसीज की जरूरत होती है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल वैल्यूअर्स है, और जो कि एग्जांपल है विद वर्क्स ऑफ आर्ट, क्लासिक कार्स, ऐसी कोई चीज अगर लॉस हुई है तो उसके लिए फिर वैल्यूअर्स हैं, उनको अपॉइंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो कि अगर कोई कंसाइनमेंट चोरी हो गया है या कोई वैल्यू, कोई एसेट इस तरह की हाई वैल्यू व्हीकल्स है वो चोरी हो गए तो उसको ट्रेसिंग में लगाएगी, इन्वेस्टिगेशन में लगाएगी। फिर कुछ कंसल्टेंट होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट टू चेक वर्क मेथड अप्लाइड एक्यूरेटली, कि जो काम करना है या काम किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं। ये सारी चीजों के लिए कुछ बाहर की एजेंसीज होती है, उनको इंश्योरेंस कंपनी हायर करती है। फिर फाइनल सेटलमेंट, वंस एग्रीमेंट इज रीच्ड ऑन क्वांटम एक्सेट्रा द क्लेम विल बी सेटल्ड अकॉर्डिंगली। जब सारी चीजें डिसाइड हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई या वैल्यूअर्स की रिपोर्ट्स आ गई, इंश्योरेंस कंपनी ने माइंड मेकअप कर लिया कि भाई ये क्लेम पेबल है और उसका क्वांटम कितना है, कितना वैल्यू है उसकी, वो भी सारा पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उसको पेमेंट कैसे करना है। दो तरीके हैं, या तो वो उसको कैश में मतलब चेक दे दे या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। दूसरा तरीका ये है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वैसा का वैसा ही बना कर दे, रीस्टेटमेंट कर ले, रीबिल्डिंग कर दे, रिस्टोरेशन कर ले या रिपेयर कर ले। ये सारी की चीजें, सारे के सारे ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी के पास ओपन होते हैं और अकॉर्डिंगली वो लोग बिहेव करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग दी फाइल, एग्जामिनिंग, पेमेंट करने के बाद फाइल को क्लोज किया जाता है।
फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि कुछ सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन साल्वेज का कोई ऐसा वो तो नहीं है जिससे कुछ रिकवरी कर सकती हो इंश्योरेंस कंपनी, फिर कुछ रिकवरी का वो देखती है प्रोस्पेक्ट्स, अगर रिकवरी के चांसेस होते हैं तो फिर वो रिकवरी एजेंट को हायर कर देते हैं, रिकवरी एजेंट को असाइन कर देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, द शेयरिंग ऑफ ए क्लेम बिटवीन टू इंश्योरर इज कॉल्ड सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, री इंश्योरेंस, री स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी कंट्रीब्यूशन। एक डेफिनेशन आती है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इज ए फ्रेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कई बार ये डेफिनेशन या उसका जो फुल फॉर्म है वो पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रूफ ऑफ लॉस, अब जब भी कोई इंश्योर्ड क्लेम करेगा तो ये साबित करने की जिम्मेदारी कि जो क्लेम वो लॉस कर रहा है वो जेन्युइन क्लेम है, ये किसकी होगी? ये होगी इंश्योर्ड की। इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो प्रूव करे कि क्लेम जेन्युइन है नहीं है। ये इंश्योर्ड जो क्लेम कर रहा है, जो दावा करता है, ये उसकी प्राइम जिम्मेदारी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करेगा कि जो वो कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल ठीक है और रीजनेबल, उसे अगर उसके जो फेवर में एविडेंसेस होंगे वो भी इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराएगा। तो प्रूफ ऑफ लॉस जो है वो ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज इंपॉर्टेंट है और वो इंश्योर्ड के ऊपर डाला गया है। जैसे अगर किसी ने थेफ्ट का क्लेम कर दिया तो वो बताएगा, उसके एविडेंस देगा, अगर सीसीटीवी कैमरा तो दिखाएगा किस तरह से चोर आ रहा था, या पुलिस FIR में कुछ चीज आ गई है, या पुलिस वेरिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो कुछ एविडेंस के साथ में वो अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रूविंग द क्लेम इज कवर्ड रेस्ट विद द थर्ड पार्टी, द इंश्योरर, द इंश्योर्ड, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है सी, द इंश्योर्ड। क्वांटिफिकेशन अंडर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। अब अंडर इंश्योरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, लेकिन आपने प्रीमियम बचाने के लिए 3 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, तो डेट इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। अब अंडर इंश्योरेंस का जो सेटलमेंट होता है वो भी उसी तरह से होता है, उसी प्रोफेशनल में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, सम एश्योर्ड ऑन द बिल्डिंग 10 करोड़, ट्रू वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 15 करोड़, क्लेम सबमिटेड फॉर पार्शियल डैमेज ऑफ ₹6 करोड़, सेटलमेंट विल बी बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ 10-15, सम एश्योर्ड चलो उससे लगता हुआ ये दूसरा क्वेश्चन है, एबीसी बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर ₹12 करोड़ एंड द मशीनरी फॉर ₹3 करोड़, द ट्रू वैल्यू आर ₹18 करोड़ एंड ₹4 करोड़ रेस्पेक्टिवली, देयर इज ए सीरियस फायर and the building suffers damage to the tune of ₹10 crore and the machinery ₹3.6 crore. What is the payable claim amount? एक क्वेश्चन है ये, इसको जरा सॉल्व करते हैं ताकि आपकी समझ में आए कि अंडर इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करता है। इसकी जो रियल वैल्यू है वो 18 करोड़ है, बट इसने इंश्योरेंस कराया 12 करोड़ का। इसकी मशीनरी की कीमत 4 करोड़ है, बट इसने इंश्योरेंस कराया 3 करोड़ का। अब इसका 10 करोड़ का तो प्रॉपर्टी का क्लेम आ गया और 3.6 करोड़ का इसका मशीनरी का क्लेम आ गया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूं। इसका इंश्योरेंस होना चाहिए था 18 करोड़ का, बट इसने लिया है 12 करोड़ का। 12 18 इंटू क्लेम कितने का हो गया, 10 करोड़ का। तो ये हो जाएगा 6.66। इसी तरह से मशीनरी का 3 करोड़ का इंश्योरेंस है, 4 करोड़ की वैल्यू है, तो 3/4 इंटू 3.6। तो आप इसको सॉल्व करके टोटल कर लेंगे तो आंसर आएगा
9.36 ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक आंसर आने वाला है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे अपने हिसाब से। इस तरह से इसका अंडर इंश्योरेंस का कैलकुलेशन होता है। 18 करोड़ की एसेट की वैल्यू थी, इंश्योरेंस कराया 12 करोड़ का, क्लेम आ गया 10 करोड़ का। इसी तरह से मशीनरी का जो इंश्योरेंस कराया 3 करोड़ का कराया, मशीनरी की वैल्यू 4 करोड़ थी, क्लेम आ गया 3.6 करोड़ का। तो वो इस तरह से कैलकुलेट करके टोटल किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बी 9.36 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मोड ऑफ सेटलमेंट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अंडर द पॉलिसी कंडीशन द इंश्योरेंस हैज द ऑप्शन ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। दोनों तरीके से उनके पास ऑप्शन है, रिपेयर भी कर सकते हैं और वो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जो मैं ये PDF फाइल आपको डाल दूंगा, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये भी आप अपने से पढ़िएगा। सेटलमेंट के बाद फिर कुछ रिकवरी में जाती है इंश्योरेंस कंपनी। तो रिकवरी किस तरह से हो सकती है? एक्सीडेंट डिडक्टिबल, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ एक्सीज होता है, डिडक्टिबल होता है, तो वो देखेगी कि वो उसमें प्रॉपर डिडक्टिबल काटा या नहीं काटा है। सब्रोगेशन है, थर्ड पार्टी से कोई रिकवरी कर दी है। फॉर एग्जांपल, कार्गो का इंश्योरेंस किया, ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा था, ट्रांसपोर्टर ने डैमेज कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को पे कर दिया। बाद में जो रिकवरी राइट्स हैं ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट में, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उससे रिकवर कर सकती है ट्रांसपोर्टर से, जो कि थर्ड पार्टी है। तो उससे रिकवरी करेगी, वो सब्रोगेशन के अंदर आएगा, वो उसको चेक करना होता है। कंट्रीब्यूशन है कि ऐसा तो नहीं है कि दो इंश्योरेंस कंपनी ने सेम एसेट का इंश्योरेंस कर रखा हो तो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से वो उतना पोर्शन रिकवर करेगी। फिर री इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस कराती है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से, जो री इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है। तो वहां देखिए कोई री इंश्योरेंस में तो ये नहीं हमने कवर किया हुआ था, वहां से वो रिकवर करेगी। सब्रोगेशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो राइट क्रिएट होता है उसको सब्रोगेशन कहते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि सब्रोगेशन क्लेम इज रिकवर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी एंड और विच अदर पार्टी। सब्रोगेशन क्लेम कहां से रिकवर होता है? थर्ड पार्टी क्लाइंट्स इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी री इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी के अलावा थर्ड पार्टी री इंश्योरेंस है, वहां से ये रिकवर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लीकेज क्या है? is a term for any additional cost incurred by the insurer beyond those necessary to fulfill its claim obligation under the insurance contract excluding fraud। फ्रॉड को छोड़ के और जो कॉस्ट आती है एक्चुअल में क्लेम की, मैनेजमेंट की, कमीशन की, उसको छोड़ के जो कुछ भी खर्चा एक्स्ट्रा होता है वो सारा का सारा लीकेज में आता है। अब लीकेज किस तरह का होता है? फेलियर टू रिकवर एक्सेस, डिडक्टिबल नहीं काटा पॉलिसी से, तो ये लीकेज हो गया। कोई रिकवरी बन नहीं थी, आगे रिकवरी नहीं कर पाए, ये हो गया। अनइंटेंशनल इच्छा, मतलब अनइंटेंशनल, इंटेंशन नहीं थी लेकिन कुछ गलती से ज्यादा पेमेंट हो गई, वो लीकेज हो गया। कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा हो गई, क्लेम्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया, इनसफिशियंसी रही, ये सारी की सारी चीजें। कुछ क्लेम डिक्लाइन हो सकता था, उसको डिक्लाइन नहीं कर पाए, कुछ इस तरह का एविडेंस हम ढूंढ नहीं पाए, या एविडेंस से तो देखा नहीं, ओवरलुक कर दिया। इस तरह की चीजों को हम लीकेज में इंक्लूड करते हैं। एस पेमेंट क्या है कि क्लेम पेबल नहीं था, बट एक ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे, एक मानवीय संदर्भ में उसको इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, तो उसे हम कहते हैं एस ग्रेसिया पेमेंट।
वैसे क्लेम पेबल नहीं था, लेकिन जो पॉलिसी होल्डर था या उसकी फैमिली थी, उनकी सारे सिचुएशन को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने उस पेमेंट कर दिया। उसे हम एस ग्रेसिया पेमेंट कहते हैं। फिर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उसको आप अपना पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 6 लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ग्रेसिया पेमेंट? पेमेंट मेड व्हेन रिस्क नॉट कवर्ड अंडर पॉलिसी, पेमेंट मेड व्हेन पॉलिसी बाइडेड, पेमेंट मेड व्हेन पॉलिसी कैंसिल, none of these. Which of the following is an ex gratia payment? Payment made when risk not covered under policy, payment made when policy voided, payment made when policy cancelled. तो ऑप्शन 6 none of these. आगे बढ़ते हैं। Claims handling is the most important service an insurance can give as regard customer service. अब समराइज करते हैं, क्लेम्स हैंडलिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। At the same time, poor claim handling can also hit the company bottom line. अगर क्लेम्स प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किए गए तो ये इंश्योरेंस कंपनी की बॉटम लाइन को हिट करेगी। Claim process is relatively consistent in big and small claim. Initial intimation, gathering of fact, investigation, decline of claim, negotiation, settlement and the closure. ये क्लेम के प्रोसेस होते हैं। इनिशियल इंटीमेशन आएगी, फिर जो फैक्ट्स है उसको गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, फिर अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, अगर क्लेम डिक्लाइन है तो उसको डिक्लाइन का लेटर दिया जाएगा, रेपुटेशन का लेटर दिया जाएगा। ये सारे के सारे क्लेम प्रोसेस का पार्ट होते हैं। करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लेम डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन क्लेम्स की बेहद जरूरी है। लीकेज इज अ सीरियस इशू विद एनी इंश्योरेंस। लीकेज जो बहुत सीरियस इशू है। हम में आपने डिडक्टिबल नहीं काटा, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, ओवर पेमेंट कर दी, या सब्रोगेशन राइट्स में कहीं से रिकवरी आने वाली थी वो आपने नहीं किया, तो ये लीकेज जो है ना बहुत जरूरी चीज है। लीकेज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं होनी चाहिए। तो ये था, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन ले लेते हैं। And there is a possible claim. The insured must initially advise the insurer within what time period? इसको immediately करना चाहिए। तो ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 2, a fire deliberately caused by the insured is called immolation, malicious damage, deliberation, arson. Deliberately अगर तो इसे ऑप्शन ए राइट आंसर। For leakage related to which of the following? Water leaking from damaged pipe, cash losses from employees, impediment, related to claims losses which can be recovered through subrogation, excess, etc. Drop in claims reserve. So option C is a right answer. So thank you very much for watching. और आप इसी तरह से इस YouTube चैनल को देखते रहिए। हमारी कोशिश है कि हम अच्छे सारे वीडियो आपके लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप तक के बना दें, ताकि आप उनको देखकर और हमारा जो ये PDF है जो हम शेयर करते हैं उसको पढ़कर अच्छी तरह से जो ट्रिपल आई की एग्जामिनेशन है उन्हें क्रैक कर पाएं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।